स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है वसु कटारा। स्टडी IQ IAS के इस यूट्यूब चैनल पे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस वीडियो को देखने का डिसीजन लिया। अब मैं आपको इस पूरे क्लास, इस लेक्चर के थ्रू क्या डिलीवर करने जा रहा हूं। एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1। आज है इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जहां पर मैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, सिर्फ IAS एग्जाम ही नहीं, PCS, डिफेंस एग्जाम, SSC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वेरियस एग्जाम्स जहां पर भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, उन सारे एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि रमेश सिंह बुक आपकी सबसे फेमस बुक है, जिसका 15th एडिशन आ चुका है। और मैंने जितना यूट्यूब पे देखा है अब तक, नोबडी हैज मेड वीडियोस फॉर यू ऑन द 15th एडिशन। इस पर बाइलिंगुअली, द्विभाषी तौर पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई है, क्लासेस नहीं दी हैं आपको। तो मेरा प्रयास है कि इस किताब को मैं आपको पढ़ाऊं, और सिर्फ यही नहीं, नितिन सिंघानिया और 11th और 12th की एनसीईआरटीज भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि रमेश सिंह अपने आप में सफिशिएंट किताब नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपका जो अर्थ ज्ञान का नॉलेज है, जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, अर्थशास्त्र का नॉलेज है, थोड़ा वीक है और डिफिकल्ट लगता है, डू नॉट वरी, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। इसको जब आप क्लैरिटी से पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं तो अपने आप में काफी आसान लगने लगता है। और मेरा यही प्रयास चल रहा है कि आप सबके लिए आसान से आसान भाषा में इसको पढ़ाऊं, बाइलिंगुअली पढ़ाऊं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करूं, ताकि हमारे देश के जो भी लोग जो साउथ और नॉर्थ इंडिया से आते हैं, जिनको इंग्लिश या हिंदी में पढ़ना है, दोनों डिसअपॉइंट ना हो, दोनों को बेनिफिट मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस लेक्चर, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। पहली बार आप कोई भी मेरा लेक्चर देख रहे हो, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, जस्ट गो एंड वॉच दैट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं उसका आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ना उसका लास्ट क्लास का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। PDF अभी मैंने अपलोड नहीं करी थी, PDF भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे आप हमारी क्लास में आने वाले टाइम में जुड़ सकेंगे। सो वसु कटारा स्टडी IQ इज माय टेलीग्राम ग्रुप। एक बार मैं लिख भी देता हूं, जहां पर जाकर आप मेरे क्लास की PDF को और आने वाले लेक्चर्स की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने पिछली क्लास में बात करी थी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। दुनिया में बड़े मशहूर अलग अलग इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, जिसमें एक तरफ आपको देखने मिलेगा एडम स्मिथ, एक तरफ आपको जॉन मेनार्ड कीन्स देखने मिलेगा, एक कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का सिस्टम दिया था। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म में क्या फर्क है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके आगे बढ़ते हुए आज पहले तो हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, देख लेना, आसानी से मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। अब दुनिया ना नॉर्मली 3 सेक्टर मानती है, 3 सेक्टर्स आर देयर, द वर्ल्ड बिलीव्स इन इट। इसको आसान तरीके से समझाने के लिए ही 3 सेक्टर बोले जाते हैं, वरना एक और डेफिनेशन है कि इकोनॉमी को 5 सेक्टर्स में बांट दो। देखो, सबसे पहले आप बिस्किट खाते हो। बिस्किट जो आप खा रहे हो वो मैदा या आटे से बना है, इट इज मेड आउट ऑफ फ्लावर। अब वो कहां उगता है, जमीन में ही तो उगता है, पहले उसका पौधा उगता है। उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, मतलब पहली बार वो चीज ग्रो हुई है। अब वही गेहूं आपका फैक्ट्रीज में जा रहा है, फैक्ट्रीज में वो गेहूं पिसकर आटा या मैदा बन रहा है, यस और नो। ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन मशीनों के माध्यम से प्रोसेसिंग हो रही है, फैक्ट्रीज में काम चल रहा है, लेबर्स को काम, वर्कर्स को काम मिल रहा है। इसके अलावा थर्ड सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर। अब वो आटा आपने पैकेट में बंद कर दिया, जैसे शक्ति भोग आटा होता है, आशीर्वाद आटा होता है, राइट, पैकेट में बंद है। नाउ यू नीड सेल्समैन टू सेल इट, यू नीड डिलीवरी गाइज, आपको डिलीवरी करने के लिए कोई चाहिए जो लोगों के घर पे डिलीवर कर सकता है। आपको चाहिए बैंक से पैसा, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा कुछ काम इस्टेब्लिश करना है, यू नीड मनी। तो ये सब सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग टर्शरी सेक्टर का पार्ट माने जाते हैं। टर्शरी सेक्टर का ही मतलब यह है थर्ड सेक्टर, जो कि ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आम जनता को। अगर आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर्विसेज से लिंक्ड होती है और बाकी सेक्टर्स को अपना काम चलाने के लिए मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल,
अगर गांव से ट्रैक्टर में सामान भर के आप इंडस्ट्री तक ले जा रहे हो, फैक्ट्री तक ले जा रहे हो, तो ये क्या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है? अच्छा, इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। कोई चीज पैकेट में बंद करना, स्टोर करना, क्या ये सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है? ये सब आपका टर्शरी या सर्विस सेक्टर, इसको आप सर्विस सेक्टर बोलो, टर्शरी सेक्टर बोलो, एक ही बात है। प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, टर्शरी मतलब तीसरा। तो सर्विस सेक्टर तीसरा होता है, थर्ड सेक्टर होता है। तो बाकी सारे सेक्टर्स को टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की जरूरत रहती है, इसीलिए टर्शरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको आप एक और अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलियरी सेक्टर भी कहते हैं। ऑक्सिलियरी मतलब हेल्प करने में, मदद करने में, बैकअप के तौर पे, सपोर्ट करने में। अब वी कैन जस्ट लुक एट सर्विस सेक्टर एंड से दैट देयर आर थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। बस ये तीन को ही हम मान सकते हैं, तीन सेक्टर होते हैं। बट हम सर्विस सेक्टर को दो और पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सर्विस सेक्टर वाज द थर्ड सेक्टर, हम फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर में भी जा सकते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या आएगा, एक एक करके देख लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर में क्या क्या आता है? फोर्थ सेक्टर को आप क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हो। क्वार्टरनरी, चार, क्वार्टर मतलब चार होता है ना। तो जैसे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने को अगर 3-3 महीने में बांट दो तो क्वार्टर हो गया। तो इसी तरीके से क्वार्टरनरी का मतलब चार। क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? देखिए, जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज है, एग्जाम्पल के तौर पे आईटी सेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो काम कर रहा हूं टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई पीएचडी कर रहा है, इसके साथ साथ कोई भी कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल सेंटर में बैठे हुए वर्कर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, जहां पर आपका ब्रेन पावर यूज हो रहा है। बाकी सेक्टर्स में आपका मसल पावर यूज हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर है प्राइमरी सेक्टर, आपकी मसल पावर। सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में आपका मसल पावर यूज हो सकता है। बट क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर, माफ कीजिएगा सर सेकेंड, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आपका हमेशा फोर्थ पार्ट जो है उसमें नॉलेज इस्तेमाल होता है। ये नॉलेज डिफाइंड है, ये नॉलेज बेस्ड है। तो क्वार्टरनरी सेक्टर इज रिलेटेड टू नॉलेज। ये बड़ा रोल प्ले करता है इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी हैज। किसी भी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स है, वो इस फोर्थ सेक्टर से पता चलता है। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, पीएचडी होल्डर्स, ये सब लोग इस सेक्टर में आते हैं। बट इसके साथ साथ एक और सेक्टर है, द फिफ्थ सेक्टर, जिसको हम कहते हैं क्विनरी। क्विनरी मतलब पांच, पांचवा। क्विनरी सेक्टर, पांचवा सेक्टर, ये किससे जुड़ा हुआ है? मैं एक इमेज दिखा के आपको समझाना चाहता हूं। प्राइमरी सेक्टर तो आपको समझ आ गया, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, वो चीज जो जमीन से जुड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल जमीन में फसल बो रहे हो, ठीक है ना, गाय भैंस अगर पाल रहे हो तो उनको चारा जो है, फॉडर जो है, वो जमीन से उगा के खिला रहे हो। मछली पकड़ रहे हो, तालाब भी तो जमीन पे है। माइनिंग कर रहे हो, कोयला, सोना, चांदी, इसकी माइनिंग कर रहे हो, ये सब प्राइमरी सेक्टर है, विच इज रिलेटेड टू लैंड, विच इज रिलेटेड टू अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहता है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट्स, गाड़ी, कुर्सी, टीवी, मोबाइल फोन, ये सब इसमें आता है। थर्ड थर्ड टर्शरी सेक्टर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने एक इमेज ऐड की हुई है जहां पर डॉक्टर्स हैं, जहां पे लॉयर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज भी आती है, पर इस टर्शरी सेक्टर को और दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं हम, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी, और उसी को मैं इमेज से एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्राइमरी सेक्टर समझ आ गया आपको। अब दूसरा एनिमेशन देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं। अब तीसरा एनिमेशन देखिए, इन द थर्ड सेक्टर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी पर्सोनल बैठे हैं, ये आपका क्वार्टरनरी सेक्टर का पार्ट है। बट सर, क्वार्टरनरी और क्विनरी के बीच में क्या डिफरेंस है? दिस कैन बी क्लियर्ड वेरी इजिली विद अ सिंगल इमेज। क्विनरी सेक्टर में जब मैं खोल रहा हूं तो एक इमेज दिखा रहा हूं, जहां पे ये कौन है? ये मिनिस्टर्स हैं, ये टॉप पॉलिटिशियंस हैं, लीडरशिप पोजीशन में जो पॉलिटिशियंस हैं वो है। ये कौन है? गूगल के सीईओ हैं, ये भी अपनी कंपनी में टॉप पोजीशन में है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप में बैठे हुए लोग, जिनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना, वो लोग पार्ट माने जाते हैं
क्विनरी सेक्टर के। जो भी टॉप डिसीजन, हाईएस्ट डिसीजन, कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना, कौन सी सर्विस लेनी है नहीं लेनी, ये सारे डिसीजन बड़े बड़े सीईओ, सीएफओ, एमडी ऐसे लोग लेते हैं। और गवर्नमेंट के अंदर जहां पर आप जो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हो, विच इज द ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, आप लोग जो सीनियर पोजीशन में हो, सेक्रेटरी है कोई, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई टॉप मोस्ट पोजीशन का पार्ट है, जिनसे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो आप भी क्वीनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जिसमें कॉर्पोरेट्स, और गवर्नमेंट सेक्टर इन, और जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन दोनों से जो टॉप मोस्ट पोजीशन के लोग हैं, जहां पर टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, विच हैज इंपैक्ट ऑन अ वाइड स्केल, वो आपका क्वीनरी सेक्टर में देखा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्वीनरी सेक्टर के लोग अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। तो ये 5 सेक्टर होते हैं। जानबूझ के मैंने इसलिए आपको रुक कर फिर से एक बार सारी इमेजेस दिखाई कि प्राइमरी, वॉट एवर यू आर गेनिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, वॉट एवर यू आर गेनिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, एंड टर्शरी, वॉट एवर यू आर गेनिंग बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो भी आप सेवा प्रदान करके कर रहे हो। टर्शरी को मैंने 2 और पार्ट में ब्रेक किया, क्वीनरी और क्वार्टरनरी। क्वीनरी के अंदर आपको लीडरशिप पोजीशन देखने मिल रही है, क्वार्टरनरी के अंदर आपको आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग देखने मिल रहे हैं, या जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, उनमें काम करने वाले लोग देखने मिल रहे हैं। अब सबका सबसे बड़ा यही सवाल होगा कि सर हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे क्वार्टरनरी और क्वीनरी के बीच का डिफरेंस। देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होगा, वो होगा क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर। उस कंपनी का एमडी, सीईओ, सीएफओ क्या होगा, वो होगा क्वीनरी सेक्टर के अंदर, बिकॉज वो कंपनी पूरी वो खुद चला रहे हैं, और अपने अंडर उन्होंने कई सारे लोग रखे हुए हैं जो नॉलेज वर्क, ज्ञान, अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो क्वार्टरनरी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ कि ये पांचों सेक्टर कौन से होते हैं। टेक्निकली हम अपनी डेफिनेशन 3 पार्ट्स में ही रखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बट इसको क्वार्टरनरी और क्वीनरी में भी ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रोस्टॉव नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल पे मैं चलता हूं, जिसको रोस्टॉव्स मॉडल कहते हैं। ये है शख्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, डब्ल्यू रोस्टॉव इनका नाम है। दुनिया में जब भी इकोनॉमीज तरक्की करती है, ट्रांजिशन करती है, सब दुनिया में पहले एग्रीकल्चर डिपेंडेंट या एग्रीकल्चर डोमिनेंट ही रहती हैं। अगर आपने आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की किताब पढ़ी है तो उसमें बताया है, शुरुआत में इंसान एक हंटर गैदरर होता था, पेड़ से कोई फल गिरा उठा के खा लिया, जानवर का शिकार किया, उसका मीट खा लिया, बिना पकाए भी खा लिया, विदाउट इवन कुकिंग इट, क्योंकि पेट तो भरना ही था। तो पहले इंसान हंटर गैदरर होता था, धीरे धीरे रुक कर एक स्थायी व्यवस्था, एक स्टेबल सिस्टम उन्होंने अपनाना शुरू किया, वेयर दे वर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, गाय भैंस पालना शुरू किया, उससे उन्हें मीट और दूध और अंडा मिल जाता था, गाय भैंस बकरी से और पोल्ट्री से, मुर्गियों से। ऐसे इंसानों ने एक डोमेस्टिक लाइफ, एक साधारण जीवन शुरू किया। दे स्टॉप्ड रोमिंग अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमना उन्होंने बंद किया। उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, इंसान जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगा, कि एक जगह टिक कर एक खेत में फसल बोकर उसे उगाकर हम अपने पूरे साल भर का इंतजाम कर सकते हैं। वी कैन ग्रो क्रॉप्स एंड वी कैन फीड आवर फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। दिस वाज invented by, or this was something which humans came to know about. एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट था। इंडिया में भी 70 to 80% पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 70% कृषि हमारे देश की एग्रीकल्चर पॉपुलेशन थी जब 1947 में हम आजाद हुए थे। दुनिया में बाकी देशों ने टेक ऑफ, जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करता है ना ऊपर की ओर, टेक ऑफ करना शुरू किया, जहां पर एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़े। जहां पे सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन जो यूके था, जिन्होंने आकर हम पर 250 साल राज किया, उस ब्रिटेन ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। अब आपने अगर एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी तो स्पिनिंग व्हील सुना होगा आपने, जेनी सुना होगा आपने, स्टीम बोट सुना होगा आपने। स्टीम बोट जिसमें से धुआं निकलता था, स्टीम निकलती थी, दिस वाज द सिग्निफिकेंस। वो बोट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती थी। बड़े बड़े फिर स्टीमर्स बने, शिप बने, रेलवे स्टीम के कॉन्सेप्ट पे चलने लगी। उसके अलावा आपका कपड़े मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले हाथ से ही आपको सारा धागा जो है, जो मटेरियल है, इकट्ठा करना पड़ता था। देन मशीन्स केम अबाउट, मशीन्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में, फिर फ्रांस, फिर यूएस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, रशिया, कनाडा,
अर्जेंटीना, इन देशों ने इस प्रकार तरक्की धीरे धीरे करनी शुरू करी, जहां पे ये एग्रीकल्चर से मूव करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाने लगे देश। मतलब बेसिकली जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ग्रो करते गए, एग्रीकल्चर छोड़ा और उनकी पॉपुलेशन इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में शिफ्ट होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आने के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव ने 1960 में कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी देश तरक्की करता है तो 5 स्टेजेस से गुजरता है। एक लीनियर स्टेज होती है, लीनियर मतलब ऐसी एक लाइन खिंचती है जहां पे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर में भी क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। बट यूनिक केस है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का। हम लोग टेक ऑफ तो करते हैं पर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं। हमने टेक ऑफ किया एग्रीकल्चर से टुवर्ड्स व्हाट? एग्रीकल्चर से टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर, जिसको कहा जाता है लीप फ्रॉगिंग, जो मैं एक एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। अभी आप ये मेंढक देखिए, ये इस फर्स्ट सेक्टर पर बैठा है। टेक्निकली अगर इसे अगले सेक्टर पे जाना है, फर्स्ट से सेकंड पे मूव करेगा। इंडिया भी फर्स्ट सेक्टर से सेकंड सेक्टर पे मूव करनी चाहिए थी कि फैक्ट्रियों से खेतों से निकल निकल के लोग, एग्रीकल्चर से निकल निकल के लोग फैक्ट्रियों की तरफ जाएं, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं और इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करें। अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी इंडिया के अंदर, तभी तो देश तरक्की कर पाएगा। बट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बड़ी यूनिक थी। सिर्फ इंडिया की नहीं, हमारे पड़ोसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ग्रोथ स्टोरी भी बड़ी यूनिक थी, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, I can't say that because they haven't grown properly. Pak, no, because still they are figuring out कि industries कौन सी बढ़ावा दें. Some industries which are helpful for the country or the bomb making industries. So I can't take that name. थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सारे देश एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़े। कुछ देशों ने अपने अंदर और सर्विसेज भी प्रोवाइड करी, टेररिज्म 101, bomb making services, BMS, different services. I'll not take the name. तो मैं तो बताना चाह रहा हूँ, on a very lighter note it was said, with all due respect to our neighbor country, इंडिया और ये सारे देशों ने एग्रीकल्चर से छलांग मारी और बड़ी छलांग मारी, सीधा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पे मूव कर गए। इंडिया ने तो 1991 के बाद खास तौर पे, जहां पे इंफोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कई सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया आई, बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, हैदराबाद, साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, these became Gurugram as it is called, these became the IT hubs, especially Bengaluru. Business process outsourcing companies came, यहाँ पे ऑफिसेस खोले, इंडिया में बैठकर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, यूएस, यूके, अराउंड द वर्ल्ड, और हमने प्राइमरी से सीधा छलांग मारी टर्शरी सेक्टर में। अब मैंने यहाँ पे एक मेंढक क्यों रखा है? बिकॉज ये इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, इसे कहा जाता है लीप फ्रॉगिंग। जैसे मेंढक फुदकता है ना, कूदता है एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही हम भी कूदे हैं, हम बस बीच में सेकेंडरी सेक्टर मिस कर गए। इंडिया हैज लेफ्ट द सेकेंडरी सेक्टर बस। हमने इंडस्ट्रीज को उतना प्रमोट नहीं किया। मैं नहीं कह रहा इंडस्ट्रीज बिल्कुल है ही नहीं इंडिया में, इंडिया में है, बट क्या जितना चाइना ने प्रमोट किया, बट क्या जितना ताइवान ने प्रमोट किया, जितना साउथ कोरिया ने प्रमोट किया, क्या हमने भी उतना प्रमोट किया? ये सवाल बनता है। एंड इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर कि नहीं किया। हमारे देश में टर्शरी सेक्टर का ज्यादा बोलबाला रहा। अब आप लॉजिक सोचिए, ऐसा क्यों रहा? क्योंकि इंडिया में 250 साल अंग्रेजों ने राज किया तो इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी थी, पीपल हु कुड स्पीक वेरी इजीली इन इंग्लिश। दूसरी बात, इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए हमेशा से एक क्वेस्ट, एक शुरुआत से ही मम्मी पापा कहते थे पढ़ लो, नंबर ले आओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। बच्चों के करियर के पे काफी फोकस था, जहां पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर में लोग इतना फोकस नहीं कर रहे। कॉलेज ही चले जाए वही बहुत बड़ी बात है। इंडिया में लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन की तरफ तैयार रहते थे, एजुकेशन लेने के लिए। हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं इंडियंस, और सिर्फ इंडियंस नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोग भी बड़े मेहनती लोग हैं। तो इंडिया बहुत सूटेबल रहा। उसके अलावा यहाँ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, या अलग अलग सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव दिखाया और कोशिश करी बढ़ावा दे सके ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अपने देशों में। तो इंडिया ने लीप फ्रॉगिंग करी।
सेकेंडरी सेक्टर को छोड़कर टर्शरी सेक्टर में ज्यादा मूव करना शुरू किया। और पॉपुलेशन तो हमारी आज भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। अभी भी 50% के करीब देश की आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट स्टिल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्शरी सेक्टर ज्यादा दे रही है, सर्विस सेक्टर ज्यादा दे रही है। तो आप ये बात समझ गए होंगे दैट वी हैव लीप फ्रॉग्ड। दुनिया में जो एक लीनियर सिस्टम होता है, हमने कहा हम नहीं मानते, हम इस लीनियर सिस्टम को नहीं मानेंगे। हम लोग इंडस्ट्रीज से ज्यादा सर्विस सेक्टर को तवज्जो दे रहे थे। अब देखिए आज क्या हो रहा है, आज इसका उल्टा हो रहा है, इसका रिवर्स हो रहा है। आज मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडिया में आओ, इंडिया में फैक्ट्रियां खोलो। आज हम इंडिया में बढ़ावा दे रहे हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज खोलो, चाइना मत जाओ, ठीक है ना। आज हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिफॉर्म करने का और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने का। अब ये है क्या, देखो मैं ना करंट और थ्योरी दोनों एक साथ कवर कर रहा हूं। पीएलआई स्कीम, आज से 2 साल पहले स्कीम आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें भारत सरकार ये कह रही है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो, या कुछ ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश में बढ़े, तो प्रोडक्शन जितना ज्यादा करोगे, उत्पादन जितना ज्यादा करोगे, उतना आपको क्या दिया जाएगा, उसी से लिंक करके आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये भारत सरकार ने योजना शुरू करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अब तक 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, 100 यूनिट्स अपनी फैक्ट्री में, अब 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, यू विल गेट इंसेंटिव फॉर 20 मोर यूनिट्स। इसलिए इसे पीएलआई स्कीम कहते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसके लिए तुम्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी रॉस्टॉव के हिसाब से पहले एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर पे ग्रो होनी चाहिए, उल्टा हुआ एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर, और अब जाकर हम इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो एक एक्सेप्शन रहा इंडिया और इंडिया के पड़ोसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इस चीज में, जो कि अपने देश में एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में लोगों को ढकेल दिए गए, और अब जाकर हम इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो दीज कंट्रीज मूव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, जहां पर इंडस्ट्रीज को उतना एक्सपेंशन नहीं मिल पाया। मीनवाइल कुछ पड़ोसी देश हैं हमारे जिन्होंने बहुत इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन किया, चाइना, ताइवान, कोरिया, यहां पर इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा मिला। इसी से अब एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस एंड सैंटियागो कंसेंसस, कि कैसे इन देशों ने एक फैसला किया कि अब हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करेंगे, कैसे ट्रांजिशन किया, कैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ गए, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ गए। सबसे पहले दुनिया में सबसे पॉपुलर सिस्टम रहा वो था वॉशिंगटन कंसेंसस, और नाम से समझ आ रहा है वॉशिंगटन यूएस में है, तो इसका मार्गदर्शन कौन से देश ने दिया होगा, इसका मार्गदर्शन यूएस ने दिया। वॉशिंगटन कंसेंसस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा मेथड है जहां पे अमेरिका और अमेरिका के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वाओ दैट्स अ वेरी हैवी वर्ड, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल मतलब कई सारी कंट्रीज में काम करने वाले इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे आईएमएफ, इनके माध्यम से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की जो पॉलिसी होती थी वो दुनिया भर में फैलाई गई। अगर मैं आपको बोलूं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये मत करो, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मानो, तो क्या आप मुझे एक तानाशाह मानोगे? विल यू कंसिडर मी टू बी अ डिक्टेटर? वैसा ही काम कुछ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इन द गार्ब ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लोगों को एक छलावा, एक दिखावा किया, उनके आगे एक छलावा किया। और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग द वे इट वाज डन, कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में बढ़ावा दिया गया, और दुनिया में अलग अलग देशों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा कि उन्हें अपनी इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाना पड़ा। स्टोरी ऑफ इंडिया, इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, पर ये सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि हम भले ही बाहर से कुछ ना बेचें, बाहर दूसरे देशों को कुछ ना बेचें, पर हमें बाहर से खरीदना तो पड़ता ही है। हमें ऑयल खरीदना पड़ता है, गोल्ड खरीदना पड़ता है, हमें दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। इंडिया दूसरे देशों से दवा के सामान खरीद रहा था, बट अदर कंट्रीज विच वर सप्लाइंग दीज गुड्स, दे वर नॉट बाइंग फ्रॉम अस। वो देश हमसे तो कुछ खरीद नहीं रहे थे, हमसे उतना ज्यादा सेल इंडिया के बाहर नहीं होती थी। बाहर से हम ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड ये सब खरीद रहे हैं,
तो हमने क्लोज्ड इकोनॉमी खुद को बनाया हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास फिर बाहर से खरीदने के लिए डॉलर ही नहीं बचे, रुपए में वो पेमेंट ले नहीं रहे थे, और किसी करेंसी में इंडिया पेमेंट कर कैसे पाएगा, डॉलर था नहीं। तो हमारे पास क्या था, 2 हफ्ते का ही पैसा बचा था, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट कवर, 2 हफ्ते का बचा था। तब जाकर हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्यूमुलेटिव कलेक्टिव तौर पे मदद करी, जिसमें आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल था। बट हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला स्टार लगा के कुछ कंडीशंस फिक्स कर दी, और वो कंडीशंस इस वॉशिंगटन कंसेंसस से जुड़ी हुई हैं, जो आप अब समझने जा रहे हैं। जब भी किसी देश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की जाती है, एक पैकेज, एक हेल्प, एक असिस्टेंस दी जाती है, तो उसके लिए वॉशिंगटन कंसेंसस का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज इज प्रोवाइडेड, कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, बट आपको अपने देश के अंदर पॉलिसी में चेंज लाने होंगे, जैसे कि कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को अपनाना होगा, प्रॉफिट मेकिंग को बढ़ावा देना होगा, दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों को रोको मत, उन्हें भी आने दो, उन्हें भी बिजनेस करने दो। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो इनका मैंने नाम लिया, वर्ल्ड बैंक, इसके साथ साथ आईएमएफ, ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन, यूएसए में है। यूएसए में है, वॉशिंगटन में और क्या है? अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक तरीके से अमेरिका के कॉन्सेप्ट्स को ही पूरी दुनिया के ऊपर ये छापते गए, दुनिया के ऊपर स्प्रेड करते गए, और ये आइडिया यूएस के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिनको ने पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, जिनका नाम था जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन ने जानबूझ के इस चीज को पूरी दुनिया में पॉपुलराइज किया। जॉन विलियमसन, 10 प्रिंसिपल, 10 सिद्धांतों पे बात की गई। पहला, कि जानबूझ के अलग अलग गवर्नमेंट्स उधार लेती हैं, डेट लेती हैं, फिस्कल डेफिसिट करती हैं। एक लिमिट से ज्यादा, आपकी इनकम है एक्स रुपीज, आपने ले लिया उधार वाई रुपीज का, तो आप चुका कैसे पाओगे? तो ये जो उधारी है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट अभी के लिए आप मतलब समझ लो इसकी, इसका मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, जो गवर्नमेंट पैसा उधार पे लेती है। आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग लेक्चर्स ऑल्सो। तो फिस्कल डेफिसिट, जो उधार लिया जा रहा है, जो डेट लिया जा रहा है, उसको अवॉइड करो। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, replacement of public spending from arbitrary subsidies to provision of pre growth और pro growth potential। मतलब बेसिकली आप पैसा जो है अब तक बेकार के क्षेत्रों में डाल रहे थे, जैसे कि किसानों को सब्सिडी देना, इनके द्वारा बेकार कहा जा रहा है, किसानों को सब्सिडी देना, फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको छोड़कर आप ऐसी चीजों में डालो जो कि ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना, इन्वेस्ट करना। तो जैसे पाकिस्तान में फिलहाल ये हाल है कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा चीजें फ्री में बांटती रहती थी, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस में चली गई। तो आप जो जनता के लिए इतना उधार दे रहे हो, जनता के लिए उधार लेकर पैसा खर्च रहे हो, डोंट डू दैट, रादर मूव टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन सो दैट इट कैन हेल्प इन पब्लिक वेलबींग। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और जनता की भलाई करो, जनता पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे टैक्स लगाओ, और उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करो। ये थर्ड पॉइंट था। और पॉइंट्स देखते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स की बात मैंने बता दी। इंटरेस्ट रेट्स विच आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ गई, 100 की चीज आज 110 रुपए की बिक रही है, 10% महंगाई बढ़ गई, पर आप बैंक लोन आज भी बहुत सस्ते रेट पे दे रहे हो, लोग पैसा लोन पे ले लेकर खर्चा करेंगे, और जब बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, जब बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अभी टमाटर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इस वजह से उनका प्राइस हो गया है 250 रुपीज किलो। आपने न्यूज में पढ़ा होगा। ऐसा क्यों है? क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, तो एक टमाटर 100 लोग खाने के लिए तैयार हैं। अब एक कह रहा है कि मैं इसके लिए 100 रुपए किलो दूंगा, दूसरा कह रहा है 110 दूंगा, तीसरा कह रहा है 130 दूंगा, लास्ट पर्सन जो है वो कह रहा है 250 रुपीज पर किलो दूंगा, उसको बेच दिया जाएगा, बिकॉज टमाटर तो लिमिटेड ही है। तो अब अगर वो पैसा अरेंज करके टमाटर खरीद रहा है, और आप उसे तब लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहे हो, तो बेसिकली आप उसे इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि वो और रेट पे खरीदे, 250 क्या 300 पे खरीदे, 300 क्या 350 पे खरीदे, क्योंकि पैसा तो आसानी से मिल जा रहा है लोन पे। इससे क्या होगा? प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल राइज अप, इट विल शूट अप, एंड इट विल कॉज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़े रहते हैं, हाई रहते हैं, विच एक्चुअली नेगेटिवली इंपैक्ट्स द इकोनॉमी। महंगाई बहुत ज्यादा रहती है, इन्फ्लेशन ही आपका इकोनॉमी के ग्रोथ को खा जाती है, तो इसको कम करो। इसके अलावा इन्होंने कहा
फ्रीली फ्लोटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक कंट्री है एक्स, उसके साथ ट्रेड कर रहा हूं, सब कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा बहुत आसान भाषा में। मैं एक कंट्री है एक्स, उसके साथ ट्रेड कर रहा हूं। मैंने एक्स कंट्री को बोला देख, मेरे 1 रुपए की कीमत तेरे 10x करेंसी जितनी, ठीक है, तेरे को 10x करेंसी देनी है 1 रुपए के बदले, और तू 1 लाख का सामान खरीद ले, और इसके बदले में यू विल हैव टू पे मी 10 लाख एक्स करेंसी। अब मैं कल जाके बोल दूं कि नहीं 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 नहीं, ये 10 छोड़ो, 20 करो, और देना पड़ेगा पैसा, 20 नहीं 30 करो, 40 करो, बाकी कंट्रीज हमेशा ट्रेड करेंगी? वो कहेंगे बिल्कुल स्टेबिलिटी है नहीं, इतनी इंस्टेबिलिटी है, और आप हमसे पैसा ही इकट्ठा करे जा रहे हो। देयर इज नो स्टेबिलिटी, बल्कि ये तो मार्केट लिंक्ड होना चाहिए ना, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। आज अगर $1 83 रुपीज का है, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट डिटरमाइंड है। आज डॉलर की ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल करेंसी, और रुपए की उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए डॉलर ज्यादा बड़ा, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रांग देखने मिलता है, और रुपया वीक देखने मिलता है। $1 में 83 रुपीज आ जाते हैं। कभी सोचा है $1 में 1 रुपया क्यों नहीं आता? डिड यू एवर लाइक थिंक अबाउट इट? मैं यही बात तो कह रहा हूं आपके आगे, कि अगर कंट्री खुद से ही डिसाइड कर रही है कि दूसरे करेंसीज में उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये बड़ा नेगेटिव होता है। इसको फ्रीली फ्लोटिंग छोड़ दो, अपने आप चलने दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लेट इट बी, लेट इट गो इंडिपेंडेंटली। ऐसा कहा गया वॉशिंगटन कंसेंसस में। इंडिया ने भी ऐसा किया, शुरुआत में हमने नहीं, धीरे धीरे जाकर लर्म्स और अलग अलग चीजें, अभी आगे जाके ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की एक क्लास लूंगा, उस चैप्टर में समझाऊंगा। मूविंग अहेड, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे, हमने टैक्सेस कम करे, हमने ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर कई सारे टैक्सेस थे वो कम करे। और ये वॉशिंगटन कंसेंसस में ही कहा जाता है कि दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ए कंट्री बी के साथ ट्रेड कर रहा है, बी कंट्री बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे ए कंट्री से आने वाले सामान के ऊपर, तो कितना नुकसान होगा ए कंट्री के ट्रेडर्स को। मैं जाकर एक कंट्री में सामान बेचना चाहता हूं, ₹1000 का बेचता था, वो कह रहे हैं नहीं जी उस पर 20% टैक्स और दो, माई प्रोडक्ट विल बिकम एक्सपेंसिव, और फिर वो वहां के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा, कैसे कंपटीशन करेगा? तो बस मुद्दे की बात यही है ना, कि हम सब लोग जब देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो हमें यह बात समझनी जरूरी है कि ट्रेड शुड बी फ्री एंड फेयर। इसीलिए एक इंटरनेशनल बॉडी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया दुनिया भर के अंदर फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। वॉशिंगटन कंसेंसस का ही कहीं ना कहीं वो हिस्सा है, समझ पा रहे हो? ये बातें बुक में नहीं लिखी हैं, ये अपनी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज जिंदगी में गेन कर पाया हूं आप जैसे हजारों बच्चों को पढ़ाकर, उनके माध्यम से आपको बता पा रहा हूं। इसके आगे चलने से पहले एक बारी मैं आपको यह भी बता दूं, स्टडी आईक्यू के यूपीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एडमिशन अभी आपको लेना चाहिए, बिकॉज अगले साल 2024 का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो सीरियस अटेम्प्ट दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। वाई आई एम सेइंग दिस, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी बेस्ट प्रिपरेशन टाइम है, जहां पे प्योर इंग्लिश में और शुद्ध हिंदी में आपके सामने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए P2I बैच अवेलेबल है। ये जुलाई का हमारा बैच रहेगा, आखिरी बैच रहेगा, इसके बाद अगस्त के बैचेस आएंगे। 22 जुलाई से, मतलब 2 दिन बाद से, आपकी 2 दिन भी नहीं, 1 दिन, क्योंकि आपकी 22 से तो क्लास स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे से, तो 1 दिन का ही आपके पास एडमिशन लेने का समय रहेगा, सीट्स लिमिटेड है। 29,999 में कोर्स अवेलेबल है, अगर आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे। आप शुद्ध हिंदी में, प्योर इंग्लिश में एंड बाइलिंगुअली इसमें एडमिशन लेके तैयारी कर सकते हैं। 3 अलग अलग बैचेस हैं, जहां पे लाइव क्लास रहेंगी, मैं खुद इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, जो आप कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो तो कितनी भी बार देख लो, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, बुक्स सारे सब्जेक्ट की देंगे, यू नीड नॉट बाय एनी सिंगल बुक फ्रॉम द मार्केट, स्टडी आईक्यू की बुक्स मिलेंगी सारी आपको। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम देखने मिलेगा। So basically we are not just providing a course to you, we are investing in your success। ये सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देख लिया और काम खत्म, नोट्स कर लिए और काम खत्म, टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, मेंटरशिप भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं। मैं आपको डेली 10 से 12 मिनट मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, आपको बस उसके लिए वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करना होगा, और इसके साथ साथ आप एडमिशन ले पाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलेगी। 22 जुलाई से क्लास शुरू है शाम 6 बजे, समय बहुत कम बचा है आपके पास, या 2025 की भी तैयारी कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। हाउ लॉन्ग शैल यू वेट? कितनी और तैयारी
के लिए समय लोगे आप, दिस इज द बेस्ट मोमेंट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो गेट रेडी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। शुद्ध हिंदी में भी पारंगत है हम लोग, एंड वी प्रोवाइड लेक्चर्स इन कंप्लीट इंग्लिश ऑल्सो। आप टेलीग्राम पर आकर या इंस्टाग्राम पे मुझे vasu.katara के नाम से फॉलो कर लेना, एंड जस्ट कनेक्ट विद मी, आई विल गाइड यू अबाउट हाउ टू टेक एडमिशन। मैं सारी जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे काउंसलर से भी बात करते हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि आप वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करना चाहते हैं, और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलें, एंड सॉरी फॉर द डिसरप्शन इन बिटवीन। मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में एक बार बता दूं। आगे चलते हैं। अब हम वॉशिंगटन कंसेंसस की बात कर रहे थे। वॉशिंगटन कंसेंसस दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज में, बाद में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी इंस्टीट्यूशन ने स्प्रेड किया, फैलाया। वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर अलग अलग कंट्री कैपिटलिज्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ने लगे, चाहे वो सोशलिज्म फॉलो करते हो, चाहे वो कम्युनिज्म फॉलो करते हो। उन्होंने कैपिटलिज्म के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। और इसको कौन बढ़ावा दे रहा था? इसको वेस्ट, इसको अमेरिका, यूएसए बढ़ावा दे रहा था। इसके साथ साथ और क्या चेंजेस आए? लास्ट कुछ चेंजेस जो वॉशिंगटन कंसेंसस से बने, एफडीआई की टर्म्स एंड कंडीशंस रिलैक्स करने के लिए बोला। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक देश से, जैसे यूएसए से, यूएस की कोई कंपनी है इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है, जैसे अभी फिलहाल सबसे फेमस एग्जांपल तो टेस्ला का ही दे सकता हूं। टेस्ला मोटर्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री खोलेगी, यहीं पे अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगी, और यहाँ पे और आस पड़ोस के देशों को ये गाड़ियां बेचेगी, सेल करेगी, राइट। अब इतनी बात आप समझ लीजिए और बहुत ध्यान से समझिएगा कि पहली चीज तो, इंडिया जब ग्लोबल लेवल पर दूसरे देशों को आने की परमिशन देगा तो उनका मैनेजमेंट भी हमारे पास आएगा, उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आएगी, और उससे हम काफी चीजें सीख पाएंगे। तो आपस में ऐसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का आदान प्रदान चलता रहेगा तो कोई भी देश तरक्की करेगा। पर अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है एफडीआई के ऊपर, आप किसी और देश की इन्वेस्टमेंट आने ही नहीं दे रहे, देश कैसे तरक्की करेगा? इसलिए वॉशिंगटन कंसेंसस में कहा जाता है एफडीआई की टर्म्स एंड कंडीशंस हल्की करो, आसान बनाओ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना। इंडिया ने भी यही किया 1991 के बाद से। आज इंडिया में फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज मिलकर कॉम्पीट कर रही हैं, आपस में कंपटीशन चलता है। इसके अलावा कई सारी सरकारी उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक कंपनीज, जैसे रेलवे, जैसे ओएनजीसी, जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, कई सारी कंपनीज हैं। जो भी कंपनी लॉस मेकिंग है या जो सोशल वेलफेयर का काम प्रॉपरली कर नहीं पा रही है, जैसे एयर इंडिया थी, एयर इंडिया लॉस में ही थी, सरकार ने कहा कोई नहीं, इसको प्राइवेटाइज करो, बेच दो, एंड लॉस जितना सह लिया सह लिया, आगे और लॉस नहीं सहना है, प्राइवेट सेक्टर शायद इसको बेहतर चला पाए। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस मेकिंग है, जो पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं कर पा रही है, बिकॉज कहा जाता है दैट इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, कि सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, व्यापार करना, वो प्राइवेट सेक्टर के हाल पे छोड़ दो, आप बस प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करो, गवर्नमेंट का बस इतना रोल है। ओके, नाउ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात करिए। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन काफी हुआ, राइट। हमारे पड़ोसी देशों में भी प्राइवेटाइजेशन काफी बड़े लेवल पर चल रहा है। चलिए, इसके आगे आपको इतना समझना होगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है, इफ यू वांट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, तो सरकारी कंपनीज में से सरकार को अपना इन्वेस्टमेंट बाहर खींचना पड़ेगा, जिसे डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आगे जाकर इकोनॉमिक्स में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो। इंडिया ने भी 1991 में वॉशिंगटन कंसेंसस को मानते हुए ऐसा किया। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो कॉमन इंटेंशन होती है, जो राय होती है लोगों की कि हम ये करना चाहते हैं, तो ये मनवा लेते थे दूसरे देशों को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे अलग अलग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा गवर्नमेंट को रेगुलेशन, गवर्नमेंट को कंट्रोल अलग अलग सेक्टर से निकालना होगा। मैंने क्या कहा? इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार ही अगर बिजनेस में इंटरफेयर करती रहेगी तो बिजनेस करेंगे कैसे? तो जो आपने गलत, अनलॉफुल, आर्बिट्ररी, अपनी मनमर्जी से बैरियर्स बना रखे हैं, उसको रोको, उसको कंट्रोल करो। कंपटीशन को रोकते हैं ये, कंपटीशन को ओपन करो, सबके लिए इक्वल करो। इंडिया में आज अगर टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनी भी है, और आपस में ये कंपीट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन कम होना चाहिए। इसके अलावा लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स दो। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर, सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर्टी राइट्स तो नहीं दिए जाते थे। प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कि ये जमीन मेरी है, ये लैंड मेरा है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी
इज गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लाइफ, जीवन, लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी की आजादी है। इंडिया में आपको अगर थोड़ा बहुत याद है, पॉलिटी पढ़ा है आपने, आर्टिकल 31 पढ़ा है, आर्टिकल 300A पढ़ा है। राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आज फिलहाल एक टाइम पे फंडामेंटल राइट था। आई रिपीट, राइट टू प्रॉपर्टी एट वन पॉइंट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। किसी की भी जमीन छीनी जा सकती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, आज भी छीनी जा सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर प्रॉपर्टी को प्राइवेट राइट माना जाता है। अब चले जाओ तुम रशिया, चाइना, गवर्नमेंट कैन टेक अवे योर प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दैट एंड से दैट इट इज आवर प्रॉपर्टी। ये हमारी संपत्ति है, ये कॉमन सोसाइटी की संपत्ति है। इंडिया ने भी आजादी के बाद जब लैंड रिफॉर्म्स किए तो जिनके पास जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदारी सिस्टम के अंतर जमीनें जिनको मिली थी, उनसे एक्सेस लैंड लिया जा रहा था और गरीबों में बांटा जा रहा था। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज में आपको हमेशा देखने मिलता है दैट प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। पर वेस्टर्न कंट्रीज में, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में प्रॉपर्टी राइट सरकार के हाथ में नहीं, जनता के, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है। और वेस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस में भी यही बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो, उनको खुद कंपटीशन करने दो, उनको खुद अपने बिजनेस को चलाने दो। आने वाले टाइम में इंडिया ने जो एलपीजी रिफॉर्म्स किए उसके बाद से इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और दोनों मिलकर कंपटीशन करते हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर से अब ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ने वाला है, जो कि हमें दिख ही रहा है होता हुआ। जैसे जैसे इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकारी कंपनीज के भी शेयर मार्केट में आते जा रहे हैं, एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग। इसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ये विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना कुछ बुरी चीज नहीं है, बट हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा एक्सपैंड करते जा रहे हैं। क्यों? वॉशिंगटन कंसेंसस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। क्योंकि एक बारी 1991 में इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा नुकसान झेल चुकी है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये एडम स्मिथ के जो फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि पूरी लिबर्टी दे दो, पूरी आजादी दे दो, बिजनेस को अपने हाल पे छोड़ दो, सरकार को इंटरफेरेंस ना करे, कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। बट अब देखो ना, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। 2008 में अमेरिका में वॉशिंगटन कंसेंसस तो अमेरिका फॉलो करता था ना वॉशिंगटन कंसेंसस तो अमेरिका खुद ही फॉलो करता था। 2008 में क्या हुआ? वाई वर यू नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द कोलैप्स ऑफ योर इकोनॉमी? अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी आज से 15 साल पहले, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। 2008 की एक बहुत बड़ा रिसेशन, बहुत बड़ी मंदी आई वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। वॉशिंगटन कंसेंसस कहां गया? रिसेशन आया, नौकरियां गई, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बिकेम अ कॉमन थिंग। नाउ economists are saying, rather than Washington consensus, let's move towards state intervention. People started saying that John Maynard Keynes was right. State intervention, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार खुद बिजनेस ना चलाए, एटलीस्ट रेगुलेट करे, सुपरवाइज करे कि प्राइवेट सेक्टर तो कुछ गलत नहीं कर रहा ना, करप्शन तो नहीं हो रहा, पब्लिक वेलफेयर हो रहा है। इंडिया में इसके लिए वी हैव आरबीआई जो बैंक्स के ऊपर देखरेख करता है, बैंकिंग सेक्टर का सुपरविजन करता है। वी हैव सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाउसिंग कंपनीज के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड है। ऐसे ही स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं जो मदद करती हैं कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, बट स्टेट इंटरवेंशन, सरकार के हस्तक्षेप, रेगुलेशन, सुपरविजन, मार्गदर्शन के दौरान। तो आपने पॉजिटिव तो बहुत देख लिया वॉशिंगटन कंसेंसस के, एक नेगेटिव भी बताया कि 2008 के कॉन्सेप्ट को खुद नहीं फॉलो कर पाए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था गवर्नमेंट कभी भी बिजनेस से पूरी तरह बाहर हो ही नहीं सकती है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व रहना पड़ता है बिजनेस के अंदर। वाई? पहला रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, कॉर्पोरेट ग्रीड के लिए काम करता है, क्रोनी कैपिटलिज्म हो सकता है षड्यंत्र रचा जाए, सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर काम करे।
जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सरकारी लोगों को रिश्वत दे और गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही कंपनीज को प्रेफरेंस दे। ऐसा हो सकता है ना। दूसरी बात बच्चे आपको जो समझनी चाहिए वो ये है कि ग्लोबल लेवल पर देश तभी तरक्की कर पाए हैं जब बिजनेसेस को गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट मिला है। सरकारों ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिया है। प्योर कैपिटलिस्ट तो आज कोई कंट्री नहीं बचा है। मैं तो कहूंगा अमेरिका और यूके जैसे देश भी नहीं बचे हैं। वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर को मौके के पे जब जरूरत पड़ती है मदद की गई है। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में बड़े बड़े बैंक्स, मॉर्गन स्टैनली और कई सारे बैंक्स में खतरा मंडरा है। एक बैंक तो बंद ही हो गया था। अमेरिका का बड़ा फेमस बैंक था लीमन ब्रदर्स। तो क्या किया सरकार ने, बाकी बैंक्स को पैसा देना शुरू किया। जनता का टैक्स का पैसा प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए दिया जा रहा था। एक कॉन्सेप्ट आया TBTF, टू बिग टू फेल। टू बिग मतलब बहुत बड़ा। ये कंपनी बहुत बड़ी है, अगर ये फेल हो गई तो लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बेरोजगारी होगी देश के अंदर, दंगे बढ़ जाएंगे, क्राइम्स होंगे, क्योंकि अब पेट भरना है तो चोरी करके भी भरेंगे, किसी का मर्डर करना पड़े तब भी करेंगे। तो इसलिए टू बिग टू फेल है और उनको सरकार ने ही पैसा दिया ताकि उनको उस क्राइसिस से, उस मंदी से बाहर निकाला जा सके। गवर्नमेंट का रोल है टू बी एन एक्टिव सुपरवाइजर। गवर्नमेंट का रोल है टू रेगुलेट द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का रोल है टू लुक एट द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर से बेहतर किया जाए, हमारी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाए ताकि अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके का हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल है, जेएम कीन्स के हिसाब से, जॉन मेनार्ड कीन्स के हिसाब से, कि गवर्नमेंट को मार्केट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को बीजिंग कंसेंसस से जोड़ के देखो। एक आइडिया दिया जोशुआ कूपर रेमो ने। ये कौन है? ये भी एक इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। देखो, चाइना ने 1980 के बाद इकोनॉमिक राइज करी। डेन जियापिंग नाम के एक चाइना के बहुत फेमस पॉलिटिशियन है, जो जिस साल माओ जेडोंग की डेथ हुई उसके बाद डेन जियाओपिंग को मौका मिला कि चाइना के लीडरशिप की कमान संभाले। इन्होंने चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जहां पे नॉन मार्केट था चाइना, मतलब चाइना के अंदर सरकार ही सब कंट्रोल करती थी, मार्केट के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा हुआ था, धीरे धीरे मार्केट लेड बन गया। मतलब मार्केट के लिए ओपन किया, मतलब प्राइवेट कंपनीज को भी परमिशन दी सरकार के मार्गदर्शन में। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, बेसिकली तो ये फॉल्स ही था क्योंकि सब कुछ सरकार ही कर रही थी। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, चाइना में जैक मा नाम के एक व्यक्ति हैं, अली बाबा, नाम सुने हैं? नहीं, वो अली बाबा 40 चोर की बात नहीं कर रहा हूं। अली बाबा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, लाइक Amazon है, फ्लिपकार्ट है, यू हैव अली बाबा इन चाइना, वेरी फेमस कंपनी। इनफैक्ट चाइना में कई सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, जैसे वीबो है। वहां पे फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब नहीं है, वीबो है वहां पे उनका खुद का अपना नेटवर्क है। दे डोंट यूज फेसबुक, दे डोंट यूज गूगल, दे डोंट यूज व्हाट्सएप, दे हैव देयर ओन कंपनीज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। यू अंडरस्टैंड? अलीबाबा भी ऐसी है, गवर्नमेंट ने उसे एक्वायर करने का बोला। तो चाइना में ये पॉसिबल है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हालांकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हुए, दूसरे देशों के साथ बिजनेस करते हुए, ट्रेड करते हुए, व्यापार करते हुए, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनते हुए, चाइना ने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इनोवेशन लेकर आए अपनी इकोनॉमी में, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किए, जिससे अलग अलग तरीके से चाइनीज इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिला। और चाइना आज जीडीपी की रेस में नंबर 1 पे चल रहा है, इंडिया नंबर 2 पे। यूएस को पछाड़कर इंडिया 2070s-80s में नंबर 2 पे आ जाएगा। बट चाइना हैज लीप्ड फ्रॉग्ड मच अहेड, बहुत तेज आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही था। हम थोड़ा लेट हो गए, हम 10-15 साल पीछे रह गए, वरना अब हम भी अच्छे लेवल पर आ गए हैं, बट वी वर क्वाइट लेट। तो जोशुआ कूपर रेमो, जो 2004 में इस कॉन्सेप्ट को देखकर अपनी एक पूरी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन कंसेंसस का बिल्कुल विपरीत है, एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस, कि सरकार चाहे तो प्राइवेट सेक्टर से काम करवा के देश की तरक्की और भलाई के लिए काम करवा सकती है, राइट। इसके साथ साथ गरीबों की भलाई के लिए सरकार डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करे। देखो, गरीब क्यों है, कोई गरीब होता क्यों है, इनइक्वालिटी होती क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है। अब अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, मिनिमम वेजेस दो कि काम का, 1 घंटे का काम का इतना पैसा तो मिलना चाहिए। तो सब लोगों की लेवल ऑफ इनकम काफी सिमिलर सी होने लगेगी, कि अगर ए है उसको भी 250 रुपये घंटा मिलता है, बी है उसको भी 250 रुपये घंटा मिलता है, सी है उसकी भी सेम सैलरी है, डी है उसकी भी सेम सैलरी है। तो गरीबी धीरे धीरे कम होगी और इसी वजह से चाइना बिकेम क्वाइट सक्सेसफुल
इन पुलिंग आउट पीपल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाया, गरीबी से बाहर खींच पाया अपने देश को। और इसी वजह से इस मॉडल ने दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी। रशिया ने भी कोशिश करी, रशिया ने भी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, पिछली क्लास में जिसके बारे में बात करी थी, उसको लाने की कोशिश करी गोर्बाचेव और अलग अलग लीडर्स ने। पर क्या हुआ, जो रशिया था ना वो एक कंट्री नहीं था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ वेरियस कंट्रीज। रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, इसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, दे वर पार्ट ऑफ द बिग यूनियन यूएसएसआर। एंड यूनियन में जब बाकी देशों को फ्रीडम मिलने लगी, दे स्टार्टेड डिसएसोसिएटिंग, अलग होने लगे, बट गए। चाइना एक देश था, चाइना में आयरन हैंड से काम कराया जाता है कि काम तो करना पड़ेगा, ना कुछ सुना जाएगा ना कुछ माना जाएगा, ठीक है ना। चाइना के अंदर इस तरीके से, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, एक से ज्यादा बच्चा नहीं पैदा करने देते थे। तो सोचिए ना कितना ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आज भी चाइना की मीडिया से जो खबरें हैं बाकी वर्ल्ड में नहीं पहुंच पाती हैं। और 2010 के बाद जब मान लिया गया कि ये अमेरिका का मॉडल तो फेल हो गया है, इंटरेस्ट बढ़ने लगा बाकी कंट्रीज का इस मॉडल में, चाइनीज मॉडल में, कि चाइनीज ग्रोथ को देखो कि कोई डाउन टर्न, कोई रिसेशन, कुछ नहीं आ रहा, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर नहीं गिर रही, ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। हालांकि इस मॉडल को भी एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि चाइना वाला मॉडल इंडिया में अडॉप्ट कर लो। पहली बात तो हम डेमोक्रेसी है, जहां पे सबकी बात सुननी जरूरी है, जहां पे हर इंसान महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो हमारे देश में तो वैसे भी चाइनीज मॉडल्स आ ही नहीं सकते, चाइना के कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकते, बट स्टिल एक बैलेंस, एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर ही सबसे परफेक्ट है। क्या कहा जाता है कि एक बैलेंस्ड और एक जो मिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो इंडिया फॉलो कर रहा है, दैट इज परफेक्ट। उसी में भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहना जरूरी है, भ्रष्टाचार को रोकने जरूरी है, वरना इट विल लीड टू डेथ ऑफ द मार्केट। कि जैसे चाइना में कहा जाता है कि मार्केट सब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, मार्केट इज डेड, जो सरकार कहेगी, जो सरकार चाहेगी वही होगा। ये है चाइनीज मॉडल, और दुनिया में अलग अलग देश इस चाइनीज मॉडल की तरफ जाने के लिए अट्रैक्ट होने लगे थे। इसको बीजिंग कंसेंसस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था, 10-15% ग्रो कर रहा था। चाइना रोल मॉडल बना इस वजह से दुनिया के लिए, राइट। बट जो उनके लिए काम करी है चीज, जरूरी नहीं है बाकी देशों के लिए काम करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसएसआर, ब्रेक होके आज सिर्फ रशिया रह गया है, ये बात याद रखिएगा। तो एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट बी डबली कॉशियस, आप पूरा तैयार रहिए कि ये मॉडल के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के दौरान प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के रिसोर्सेज का दुनिया फायदा उठाती है, अमेरिकन कंपनीज जाती हैं चाइना में, बिजनेस खोलती हैं, चाइनीज लोगों को नौकरी देती हैं, चाइना में जो भी लोग पैसा कमा पा रहे हैं वो अमेरिका की वजह से है। ऐसा उन्होंने इंडिया के लिए भी कहा, और कहा कि अब अमेरिका दूसरे देशों के साथ व्यापार धीरे धीरे कम करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करेगा। मतलब चाइना में फैक्ट्रीज में जाकर काम नहीं करवाएगा, अपने देश में फैक्ट्रियां बनाएगा और लोगों को नौकरियां दिलाएगा। इंडिया के लिए भी इन्होंने यही कहा। तो जैसे जैसे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा है, हमें यह समझना जरूरी है कि सरकार का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके देश की सरकार ही मैनेज कर सकती है इकोनॉमी को। आपके देश की सरकार, इकोनॉमी एक घोड़े की तरह है जिसको लगाम लगानी जरूरी है। तो उस भागते घोड़े को लगाम भारत सरकार या किसी देश की सरकार ही दे सकती है, जो कि कहीं ना कहीं बीजिंग कंसेंसस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, सैंटियागो कंसेंसस। सैंटियागो कौन से शहर, कौन से देश में आता है शहर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विन विच कंट्री सैंटियागो इज। ये भी ऑल्टरनेटिव है वॉशिंगटन कंसेंसस का, जिसका कॉन्सेप्ट दिया जेम्स डी वुल्फेनसन के द्वारा। कौन थे ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोई भी कंट्री, एक ऑल्टरनेटिव है वॉशिंगटन कंसेंसस का, तो कैपिटलिज्म की तो बुराई करी होगी। कोर आइडिया, मेन आइडिया इस मॉडल का ये था कि इकोनॉमिक्स में सोसाइटी का एंगल भी देखो, डोंट बी वेरी इकोनॉमिकल इन नेचर। मैं सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ए, बी और सी है, 3 लोग हैं, ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए हैं, सी के पास 50 रुपए हैं। ए खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है अलग अलग चीजें, बी अफोर्ड कर सकता है, सी बहुत गरीब है बेचारा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखूंगा तो मैं ए या बी को बेच सकता हूं, बट सी का क्या, उसके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है उतने, उसके पास तो पैसा ही नहीं है उतना कि वो अपनी गरीबी मिटाने के लिए कुछ पैसा इंतजाम करके नेसेसरी चीजें खरीद सके। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ए और बी नहीं, सी, ताकि मैं सोशो इकोनॉमिक नीड्स समझ सकूं, सामाजिक आर्थिक जरूरतें समझ सकूं, समाज की प्रॉब्लम्स भी समझ सकूं। इसीलिए फीमेल्स के लिए अलग से
हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू करी है। स्टैंड अप इंडिया में फीमेल्स हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको लोन नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, सरकार दिलाएगी। और किसी कंट्री में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो? इंडिया में ऐसा क्यों किया जा रहा है? वल्नरेबल सेक्शंस की मदद करने के लिए डिक्की है हमारे पास, दलित इंडस्ट्रीज चेंबर ऑफ कॉमर्स, ताकि दलित कम्युनिटी के लोगों को तरक्की के रास्ते पे लाया जाए। और सिर्फ मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड विमेन के एस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूँ, हर तरीके से कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए। पहले के टाइम पे राजे महाराजे होते थे, उनके पास जाके लोग अपील करते कि राजा इस साल अकाल पड़ा है, राजा अपना पैसा अपनी तिजोरी से पैसा निकाल के दे देते थे कि तुम्हें कम से कम गरीबी का सामना तो ना करना पड़े। सो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल किसी भी कंट्री में उस कंट्री की जरूरतों के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये बीजिंग कंसेंसस जैसा ही, पर यहाँ पर आप पूरी तरह सोसाइटी के वेलफेयर का सोच रहे हो। यहाँ पे सोसाइटी टेक्स द फ्रंट सीट एंड इकोनॉमी टेक्स द बैक सीट। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, यहाँ पे ड्राइवर आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और पीछे बैठा हुआ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि पहले समाज का भला होगा, साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी भला करते जाएंगे। सोसाइटी शुड बेनिफिट एंड इकोनॉमी विल बेनिफिट। चाइनीज मॉडल क्या था? इकोनॉमी को बेनिफिट करवाओ, सोसाइटी में बेनिफिट आ जाएगा। यूएस का मॉडल क्या था? इकोनॉमी में बेनिफिट करवाओ, सोसाइटी से सानू की, वी डोंट केयर, इट डजंट बॉदर अस। बट सैंटियागो कंसेंसस सेज दैट फर्स्ट सोशल एस्पेक्ट शुड बी प्रमोटेड, देन वी कैन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, राइट? तो ये प्रपोजल जो वर्ल्ड बैंक और उसके प्रेसिडेंट ने दिया दुनिया भर में अलग अलग सरकारों को, इसे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत इंस्पिरेशन मिला, और उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज में इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। इंडिया ने भी 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान में फास्टर, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की बात करी, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी। इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया और 2002 में इस कॉन्सेप्ट को इंडिया ने अडॉप्ट किया। हमारी जो पंचवर्षीय योजना चलती थी ना, 5 ईयर प्लान्स, उनका टारगेट था कि तेजी से तो तरक्की करेंगे ही करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, और इंक्लूसिव ग्रोथ और लेकर आएंगे। फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया ने कॉन्सेप्ट 2002 में अडॉप्ट किया। हमने अपने 5 ईयर प्लान्स में 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान्स में भी डाला। आने वाले टाइम में 5 ईयर प्लान्स की क्लास लूंगा तब बताऊंगा। और इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में बढ़ावा दिया। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ कुछ लोगों की तरक्की हो देश के अंदर। जैसे ऑक्सफैम नाम की एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है दैट 1% ऑफ इंडियंस नियरली हैव 40% ऑफ द रिसोर्सेज। 1% भारतीयों के पास 40% संसाधन है देश के, इतना पैसा है। गरीबों का क्या? 6,000 करोड़ के लोग घर बना के बैठे हैं, उनके सामने 6,000 झुग्गियां हैं, उनका क्या? उनकी तरक्की के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना है। ग्रोथ शुड नॉट ओनली बी इन न्यूमेरिकल नंबर्स, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम एक लेक्चर पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क क्या होता है, तब वहां पर सैंटियागो कंसेंसस में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, राइट? तो यहाँ पर हम आज का सेशन रोक रहे हैं, इसके आगे हम लेक्चर को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेशनल इनकम भी शुरू कर देंगे अगले लेक्चर के अंदर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से हर चीज समझ आई होगी। प्लीज जस्ट लाइक दिस सेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस सेशन की ग्रोथ के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि स्टडी IQ के हमारे जो अपकमिंग बैच है, देखो यहाँ से आप कुछ वीडियोस देख लोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कहाँ दोगे, मेंस की टेस्ट सीरीज कहाँ दोगे, कहीं कोई डाउट आता है, डाउट किससे पूछोगे? अनजान लोगों से, या वो लोग जो खुद एक्सपर्ट हैं, जिनको नॉलेज है। और 10 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, अगर अभी नहीं तो कब? मुझे आप इसका सवाल का जवाब दे दो। अभी आपको इन 10 महीने में से 6 महीने ऑप्शनल, प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है। आपको नोट्स हम दे रहे हैं, क्लास के हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, लेक्चर के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं। अभी जैसे आपको मैंने पढ़ाया ऐसे ही होगा, बट आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा, आपसे सवाल पूछ पाऊंगा, आप बोल के अपने सवाल मुझसे पूछ पाएंगे, और ये सब ऑनलाइन होगा। जो चीज 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए में आपको मिलती है, आज वो 29,999 में मिल रही है। सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। 22 जुलाई से क्लास शुरू है शाम 6 बजे। मैं आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप सही डिसीजन लें, ज्वाइन द कोर्स। आप पूरा ड्यू डिलिजेंस करें कि अच्छा है, बुरा है, फायदे हैं, नुकसान है, टीचर्स कैसे हैं, यूट्यूब पे और वीडियोस भी देखें, मैं भी पढ़ा रहा हूँ इस बैच में। एंड देन वंस यू आर डिसाइडेड, एक अब तो करना है, अब तो यूपीएससी 2024 का क्रैक करना है। माई प्रॉमिस टू यू, आई विल हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू। पूरी तरह आपकी सहायता करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। शुद्ध हिंदी में, बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश, इन तीनों में ये अलग अलग 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन तीनों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं।
बुक्स भी आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप और प्रीलिम्स क्लियर करने वालों को ऑफलाइन में हमारे पास 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस गाइडेंस, राइट। नयन स्टडी आईक्यू की इकोनॉमिक्स की बुक भी अच्छी है, इसके बाद में वो शुरू करूंगा, राइट। जी अन्नपूर्णा जी, मेरी और भी क्लासेस होती हैं, आई एम टीचिंग 10 to 12 आवर्स अ डे, बड़ा मुश्किल होता है समय निकाल पाना, तो इस वजह से मैं रेगुलर नहीं ले पा रहा क्लास। नितिन सिंघानिया की बुक भी मैं कर रहा हूँ, दोनों की बुक मैं करवा रहा हूँ यार, दोनों बुक कवर हो जा रही है, ठीक है ना। ओके, गॉट इट। नितिन सिंघानिया इज ऑल्सो गुड, बोथ आर गुड। थैंक यू। प्लीज फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन मेरे टेलीग्राम पे आकर। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूं, एक तो आप नीचे देख ही पा रहे होगे वसु कटारा स्टडी आईक्यू, आई हैव जस्ट रिटन द नेम ऑल्सो हियर, वसु कटारा स्टडी आईक्यू टेलीग्राम है, और इंस्टाग्राम पे मैं वसु.कटारा के नाम से अवेलेबल हूं, फॉलो कर सकते हो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।